जो रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट है, ऑफ प्लान है, अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो क्या तरीके हैं, क्या फैक्टर्स हैं, क्या आरओआईज हैं, क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी ऐसी है जिसमें आपको मैक्सिमम रिटर्न मिल सकता है अगर आप सही जगह पे सही प्रॉपर्टी बाय करते हैं। तो उसमें लग रहा था कि प्राइसिंग इतनी बढ़ गई है कि अगर लॉन्ग टर्म रेंटल्स पे जाएंगे तो स्ट्रगल करेंगे ना, तब बना नहीं पाते। तो जब वहाँ वो हम्म। वॉल हिट की तो फिर कहता है दूसरी अपॉर्चुनिटीज क्या है, तो पता चला कि जी एयरबीएनबी है, ये शॉर्ट टर्म रेंटल है, ये जो ऑफिशियल नाम है दुबई के अंदर इसका है हॉलिडे होम, पाम जुमेरा, जेबीआर, डाउनटाउन, बिजनेस पे, इस तरह के एरियाज देखे। बट जो मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग था ये कि वो जो आहिस्ता आहिस्ता वायरस है एयरबीएनबी का या शॉर्ट टर्म रेंटल्स का, वो आहिस्ता आहिस्ता स्प्रेड आउट हो रहा है पूरी दुबई के अंदर, क्योंकि जो प्राइस पॉइंट है वो इंक्रीज हो रहा है और बहुत से लोग इवन डाउनटाउन में भी अफोर्ड नहीं कर सकते पीक के ऊपर प्रॉपर्टीज, तो वो फिर कह रहे हैं कि चलो हमें कहीं बहुत दूर ना मिले लेकिन कहीं करीब मिल जाए, वहाँ पे मेट्रो यूज कर लें या गाड़ी यूज। हम जब अपॉर्चुनिटी की बात करें तो ऑब्वियसली वो 18.72 मिलियन लोगों ने लास्ट ईयर विजिट किया था, 77% ऑक्यूपेंसी रेट है होटल्स का, 40 मिलियन को टारगेट कर रहे हैं बाय 2030, 30% ग्रोथ है 23 to 24 एयरबीएनबी के स्टैट्स के अंदर। $255 पर नाइट बताती है, और वेबसाइट है 205 का नंबर शेयर करती है। All right, everybody, thank you very much for joining again one of the best podcasts on GCC Real Estate in Urdu language। आज हम बात करेंगे कि अगर आपने दुबई में, ख़ास तौर पे यूएई के अंदर, अगर आपने एयरबीएनबी का बिज़नेस रन करना है तो उसके क्या फैक्टर्स हैं, क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं। क्योंकि ऑफ कोर्स अच्छी अच्छी बातें आपको हर जगह नज़र आएंगी कि भाई मैंने इतने पैसे कमाए, मैंने इतना रेवेन्यू कमाया, मेरे पास पहले एक प्रॉपर्टी थी, फिर मैंने उसे दूसरी की, तीसरी की, चौथी की, और मेरे पास जो है मिलियंस ऑफ दरम्स आ रहे हैं हर महीने। तो ये आपको बहुत ईजिली स्टोरीज ऐसी मिलेंगी यूट्यूब के ऊपर, लेकिन हमें ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि उसके रिस्क क्या हैं, क्या कॉन्स हैं, क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, क्या चैलेंजेस हैं, जिससे आपको आगाह होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस मार्केट में जा रहे हैं, ख़ास तौर पे ये सोच के कि आपने शॉर्ट टर्म रेंटल रन करना है, तो उसके काफ़ी फैक्टर्स हैं जिसको आपको मद्देनज़र रखना है अपने डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया के अंदर। और आज हम उसी पर थोड़ी सी डीप डाइव करेंगे कि भाई वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका हमने अच्छी तरह जायज़ा लेना है उससे पहले कि हम उसको मार्केट में जम करें। तो उसी वाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे रेगुलर गेस्ट मौजूद हैं। मोहसिन भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम यासीन, मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक, बिल्कुल ज़बरदस्त। तो मोहसिन भाई, हमने हमने थोड़ा सा शिफ्ट किया अपनी डिस्कशन को लास्ट 2 वीक से कि भाई हम पहले तो बात कर रहे थे कि जो रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट है, ऑफ प्लान है, अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो क्या तरीके हैं, क्या फैक्टर्स हैं, क्या आरओआईज हैं। लास्ट 2 वीक से हम थोड़ा सा पिवट कर लिया हमने एक शॉर्ट टर्म रेंटल की तरफ, क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी ऐसी है जिसमें आपको मैक्सिमम रिटर्न मिल सकता है अगर आप सही जगह पे सही प्रॉपर्टी बाय करते हैं। तो ये बड़े दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, हमने कुछ फैक्टर्स डिस्कस किए थे लास्ट वीक। अगर आपने व्यूअर्स ने अगर वो पॉडकास्ट नहीं देखी तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिए। उसमें हमने काफ़ी डीप डाइव लेवल पे दुबई साउथ के ऊपर हमने रिसर्च की थी कि भाई दुबई साउथ में क्या डेवलपमेंट हो रही है, वो क्या अपॉर्चुनिटी है जिसको आप अवेल कर सकते हैं। तो आज ज़रा सा मौसम में ज़रा बताइए कि जो आपकी रिसर्च है अब तक एयरबीएनबी के हवाले से, अगर किसी ने शॉर्ट टर्म रेंटल रन करना है तो पहले तो बता दीजिए कि भाई अपॉर्चुनिटी क्या है, और फिर हम चलते हैं कि रिस्क क्या है, क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं, वो कौन सी ऐसी चीज़ें जिसके बारे में जो एक नया इन्वेस्टर है उसको बहुत इन्फॉर्म होना ज़रूरी है। अम, ये तो कंटिन्यूशन ही है पुरानी वाली पॉडकास्ट का, और इसको हम थोड़ा सा आगे भी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये जो हमने वॉल हिट की थी कि चलो दुबई में करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट, और अच्छी जगह है, नंबर्स अच्छे हैं, रिसर्च अच्छी कर ली, तो उसमें लग रहा था कि प्राइसिंग इतनी बढ़ गई है कि अगर लॉन्ग टर्म रेंटल्स पे जाएंगे तो स्ट्रगल करेंगे, है ना, इतना बना नहीं पाएंगे। तो जब वहाँ वो वॉल हिट की तो फिर ऐसा दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, तो पता चला कि जी जो एयरबीएनबी है या शॉर्ट टर्म रेंटल है, या जो ऑफिशियल नाम है दुबई के अंदर इसका है हॉलिडे होम्स का, इसको हॉलिडे हम्म। होम्स कहते हैं। हॉलिडे होम्स की जो अपॉर्चुनिटी है वो पिछले कुछ सालों के अंदर काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया है उसने, और उस अपॉर्चुनिटी के अंदर जो है वो, अगर आपने अच्छी इंजीनियरिंग की हुई है, मतलब ये सबको सूट नहीं करती ये अपॉर्चुनिटी, हाँ। क्योंकि इसमें थोड़ी मैनेजमेंट ज़्यादा है आपकी, ठीक है, बट ऑब्वियसली जितनी जितने आप एक्टिव होंगे इतना आपको आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये फिर हम इस तरह से पहुंचे थे हम शॉर्ट टर्म रेंटल की तरफ। अब जब शॉर्ट टर्म रेंटल्स को हमने एनालाइज करना शुरू किया तो उसमें हमने डिफरेंट एरियाज देखे, और वो एरियाज बड़े ऑब्वियस एरियाज थे, जिसमें पाम जुमेरा, जेबीआर, डाउनटाउन, बिजनेस पे, इस तरह के एरियाज देखे। बट जो मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग था ये कि वो जो आहिस्ता आहिस्ता वायरस है एयरबीएनबी का या शॉर्ट टर्म रेंटल्स का, वो आहिस्ता आहिस्ता स्प्रेड आउट हो रहा है पूरे दुबई के अंदर, क्योंकि जो प्राइस पॉइंट है वो इंक्रीज हो रहा है, और बहुत से लोग इवन उसके अंदर डाउनटाउन में भी अफोर्ड नहीं कर सकते पीक के ऊपर प्रॉपर्टीज, तो वो फिर कह रहे हैं कि चलो हमें कहीं यानी बहुत दूर ना मिले लेकिन कहीं करीब मिल जाए और हम्म। हम वहाँ पे मेट्रो यूज़ कर लें या गाड़ी यूज़ कर लें।
तो उस तरह से हम पहुंचे हैं एयरबीएनबी के या शॉर्ट टर्म रेंटल के डिस्कशन में। अब जब एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है तो उसके साथ फिर चैलेंजेस भी क्रिएट होते हैं। तो मैंने स्लाइड्स बनाई हुई हैं ताकि हम बिल्कुल उसको कंसाइज रखें, जो हमने डिस्कशन स्टार्ट किया है। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast and allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later. अपॉर्चुनिटी की बात करें तो ऑब्वियसली वो 18.72 मिलियन लोगों ने लास्ट ईयर विजिट किया था। 77% जो है वो ऑक्यूपेंसी रेट है होटल्स का इस वक्त। 40 मिलियन कोई टारगेट कर रहे हैं बाय 2030। दुबई टारगेट कर रहा है कि 40 मिलियन आएगा। तो अपॉर्चुनिटी के ये छोटी छोटी पॉइंटर्स हैं। 30% ग्रोथ है इन 23 to 24 एयरबीएनबी के स्टैट्स के अंदर। और जो एवरेज नंबर्स हैं वो डिफरेंट हैं, लोग डिफरेंट वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, बट एयरडीएनए $255 पर नाइट बताती है। एक और वेबसाइट है, वो भी एयरबीएनबी की वेबसाइट है, स्टैट्स शेयर करती है। वो जो है वो 205 का नंबर शेयर करती है। तो आई थिंक मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को एनालाइज करना पड़ता है ये जानने के लिए कि आज के असल नंबर क्या है। और इसी तरह से जब हम ये देखते हैं कि रेवेन्यू बाय मंथ एवरेज रेवेन्यू है ये। बाय द वे वैसे एवरेजिंग का जो स्टैट्स है ना, ये कुछ बहुत काम के नहीं होते, क्योंकि हाँ, ये मीडियन वैल्यूज बेहतर होती है हाँ कि मीडियन वैल्यू क्या है। क्योंकि वो स्टूडियो का एक अलग एवरेज होगा, वन बेड का एक अलग बिल्कुल। एवरेज होगा, उसका हाँ, सबका अलग एवरेज टाउन हाउस होगा, का तो अलग हर चीज होगा। का हाँ। कैटेगरी वाइज अलग होता है क्योंकि ऑडियंस फर्क है। बट आप हाँ। इसको देख के जनरल अंदाजा लगा सकते हैं कि जी ओवरऑल पूरी मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। तो मैक्सिमम इन्होंने तकरीबन 16,000 दरम तक लोगों ने कमाए हैं, और मिनिमम जो है वो 8,000 दरम पर मंथ की बात हो रही है कमाए हैं। तो ये छोटा सा नंबर है। ये इंटरेस्टिंग नंबर था। ये एक मैं देख रहा था एक वीडियो, तो उसमें से निकला था डाउनटाउन में एक बंदे ने लिया था 2 कमरों का अपार्टमेंट, अमेजिंग व्यूज के साथ। अच्छा, उसका जो बिजनेस मॉडल है ना, वो यासीन आप जो अभी बात कर रहे थे, उस तरह का बिजनेस मॉडल है। वो ये कि जैसे जो जो ओनर है वो कंफर्टेबल नहीं है एयरबीएनबी से, राइट? ठीक है, तो वो कहता है कि यार तुम मुझसे किराए पे ले लो, 1 साल के लिए ले लो, और तुम चला लो इसको खुद ही एयरबीएनबी पे। तो अलाउ कर दिया है ओनर ने अपने टेनेंट को कि तुम इसको एयरबीएनबी पे चला लो, मुझे नहीं चाहिए राइट। उसका वो, मुझे तो तुम पक्का मेरा रेंट वापस कर दो। तो ये वो मॉडल हाँ। नजर आ रहा है आपको? ये राइट राइट, समझ इसमें गया। रेंट दिया हुआ है, यहाँ रेंट दिया हुआ है, यहाँ रेंट दिया हुआ है। तो ये जो बंदा है वो इस तरह से इस मॉडल में रन कर रहा है, और उसके बावजूद उसने जो है वो हाँ। तकरीबन $15,000 1 साल में कमा लिए इससे। हाँ, बेसिकली वो जो टेनेंट है वो इसमें बेनिफिशियरी है ना। वो इसमें हाँ, क्योंकि फिर हाँ। उसकी रिसर्च है, उसका रिस्क है, उसकी चीजें हैं, तो वो फिर उसका बेनिफिशियरी है। और आप ये देख सकते हैं कि 2 बेड का जो एवरेज डेली रेट है वो 740 दरम्स पर नाइट का है इस पे, यानी टोटल इनकम जो उसको मिल रही है 740। और इसी तरह से एक और 2 बेड है, क्योंकि डाउनटाउन में तकरीबन 1,20,000 से स्टार्ट होता है 2 बेड, और 6 लाख तक जाता है। राइट। जी जी, मतलब डिपेंड करता है ना कि आप कहाँ रह रहे हैं, लेकिन 6 लाख तक का रेंट है साल का डाउनटाउन के अंदर। तो उसमें फिर ये मैं इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या एक तो सोर्सेस से हम इंफॉर्मेशन मिलती है ना, लेकिन एक सोर्स पे आप रिलाय नहीं कर सकते। और ये नंबर बड़ा क्रिटिकल है पूरी की पूरी एनालिसिस के अंदर, क्योंकि अगर ये नंबर ही आपका एक्यूरेट नहीं होगा तो नीचे जितनी भी कैलकुलेशंस हो रही हैं वो तो वैल्यू नहीं रखती।
तो बिल्कुल। ज़रूरी है कि ये नंबर देखा जाए, फिर उसके साथ देखा जाए कि एसोसिएटेड कॉस्ट कितनी है, एयरबीएनबी खुद अपना कमीशन कितना चार्ज करती है, फिर जो हुँ, ऑपरेटर है जो आपसे लेगा रन करने के लिए वो कितना चार्ज करेगा। तो इसको, इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है कि राइट। कि आपका नेट नेट कितना आ रहा है। और अगर नेट को आप नहीं समझेंगे तो फिर बहुत सारी इस तरह की कॉस्ट है जो आपके लिए बड़ी आई ओपनिंग होगी। है मेरे पास नंबर्स आगे जो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। तो इसमें सारी कॉस्ट शामिल है या इसमें कोई ऐसी मिसिंग चीज़ें भी हैं जो भी हमने कंसीडर नहीं की? यार यासीन, ये ना मैंने सिर्फ आपको एडीआर दिखाने के लिए स्नैपशॉट डाला था। जो अच्छा, ठीक है। जिस चीज की आप बात कर रहे हैं वो है हुँ, अगले स्लाइड में। राइट। ठीक है, ये एक स्टूडियो है डिस्कवरी गार्डन में। ठीक हुँ। है, उसका एक एवरेज जो पूरे साल का डिस्कवरी गार्डन किस एरिया में? डिस्कवरी ये गार्डन अल्फुरजान के है एरिया में? फुरजान के अंदर। मैं दिखा भी देता हूँ राइट, लोगों को ताकि लोगों को सही आइडिया है। हो जाए। ये जो जबल Sorry for the interruption, guys. Just wanted to let you know that I also offer one on one consulting calls to the individuals who are looking to discuss their financial planning, their investment strategies, their kids' education planning, their immigration moves, as well as the young professionals because I have been in the tech industry for almost 20 years. So I also offer one on one consulting calls to the young professionals who are looking to have their career development discussion with me and also personal branding as well. So if you are looking to have some sort of an expert opinion, there is a calendar link in the description below. Book a 30 minutes call with me and I will be more than happy to help you out. अली का नया इलाका है ना, दुबई साउथ का, हम्म। ये उससे करीब है वो। उसके करीब है। इब्न बतूता मॉल का अगर नाम सुना हो आपने, जी तो बिल्कुल। इब्न बतूता मॉल जो है वो बेसिकली डिस्कवरी गार्डन के साथ है। ठीक है, ये है डिस्कवरी गार्डन, ये है इब्न बतूता मॉल। ठीक है, और ये हम्म। जबल अली का इलाका स्टार्ट हो जाता है यहां से। राइट। ठीक है, हम्म। तो ये अपकमिंग एरियाज पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि दुबई साउथ लग रहा है। जो लास्ट टाइम हमने बातचीत की थी ना, हम्म। एक्सपो सिटी लग रहा है। तो 12 मिनट का रास्ता है डिस्कवरी गार्डन से एक्सपो सिटी का, यहां से यहां तक। तो इसका ठीक है। इम्पैक्ट आना है यहाँ पे, दुबई साउथ का इम्पैक्ट आना है इस एरिया के ऊपर, हम्म। क्योंकि वो है। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है जो कि 10 साल पुरानी है, बल्कि ज़्यादा पुरानी है, 10 साल से भी ज़्यादा, 10 साल की ओनरशिप में फॉर एग्जांपल, तो उसका 250 दरम पर नाइट का होल ईयर बनता है। पहले साल आप देखें 4.38 बनेगा। क्यों? हम्म। क्योंकि फर्निशिंग भी डलवानी है आपने, फिर आपके पास ये सारी फीसेस भी डली हुई हैं, ऑन बोर्डिंग होगी, तस्वीरें खिंचेंगी, सफाई होगी, कोई प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होंगे। फिर यूटिलिटी के चार्जेस राइट। भी आपने इसके पे करने होंगे। फिर सर्विस चार्जेस हैं चिलर वगैरह के ना, बिल्डिंग के, वो भी करने होंगे। तो पहले साल तो आप पैसे नहीं बनाएंगे इसमें। ठीक है, राइट। 4.38 होगा, लेकिन उससे अगले साल नेक्स्ट ईयर 9.79 पे चले जाएंगे, विच इज अ वेरी गुड रेंटल। 9. लेकिन ये जो फॉर एग्जांपल सर्विस चार्जेस हैं या यूटिलिटी चार्जेस, ये तो रिकरिंग होते हैं ना? ये तो रिकरिंग कॉस्ट है, तो ये पूरे तो ये तो साल की ईयर टू कैलकुलेट में भी होगी। हाँ। तो ये तो बेसिकली रिकरिंग है ना, तो इसका मतलब ये ईयर टू ईयर थ्री में भी होंगे कि नहीं? ये हुए हुए, लेकिन ये जो मैंने कैलकुलेशंस की हुई है ना, ये देखें हाँ। कैलकुलेशन, ये हम्म। निकाली हुई है इसमें से। ये जो मैंने कैलकुलेशन की है ना 47,000 की, आफ्टर राइट। बी चार्ज 6.75%, इसमें जो कुछ निकला हुआ नहीं है वो पहले साल के बाद फर्नीचर निकला हुआ नहीं है। ठीक है, समझ गया। हाँ, फर्निशिंग नहीं है और मेरे ख्याल में ऑन बोर्डिंग चार्ज नहीं है। ऑन बोर्डिंग नहीं है, क्योंकि ऑन बोर्डिंग एक दफा आपकी हो जाएगी, उसके बाद फिर हम्म। हर साल जो है ना रिन्यू कराना पड़ता है लाइसेंस आपको। तो उसकी ठीक फीस है। है 370 दरम की, स्टूडियो की। राइट। अच्छा, ऑन बोर्डिंग में क्या चीज़ें शामिल होती यार हैं? ऑनबोर्डिंग में एक तो ये कि ये लाइसेंस पूरा प्रोसेस करा के देंगे आपको, नंबर 1। नंबर 2, हम्म। आपकी जो प्रॉपर्टी उसकी इंस्पेक्शन होगी, उसकी सफाई होगी, उसकी तस्वीरें हम्म। खींचेंगी, फिर इनकी पोस्टिंग्स होंगी उसके ऊपर, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो ये तकरीबन कोई 2500 से 3000 की रेंज में है। सारी कंपनीज इतना ही लेती हैं इन सबको। राइट। तो इसमें ये पैकेज बना देती हैं पूरा कि इसमें हम ये काम करेंगे, इसको ऑन बोर्डिंग चार्जेस कहते हैं ये। हम्म। ठीक है, उसके बाद फिर फर्नीचर पे आ जाते हैं। अब फर्नीचर होता है, वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉपर्टी में फर्नीचर है या नहीं। अगर है भी, तब भी फर्नीचर जो है ना वो उस कंपनी की मर्जी का होना चाहिए, हम्म। क्योंकि वो भी एक साइंस है पूरी फर्नीचर की भी। अगर वो प्रॉपर्टी अच्छी फर्निश नहीं होगी तो बहुत बहुत चांसेस हैं कि जी वो एक दफ़ा तो आ जाएगा, और दूसरी दफ़ा जाएगा तो उसमें ये प्रॉब्लम थी, उसमें ये प्रॉब्लम थी, उसमें वो प्रॉब्लम थी। और दूसरी ये कि जब ये राइट। तस्वीरें और वीडियोस बनती हैं
तो ज़्यादातर क्या 99% लोग जो हैं वो तस्वीरों की और वीडियो की बेसिस पर लेते हैं ना चीज़ों को, बिल्कुल। कि दिक्कत कैसा रहा है, बिस्तर कैसा है, हम्म। चीज़ें कैसी हैं, अच्छी लगनी चाहिए आपको। तो जितनी अच्छी लगेगी इतनी जल्दी जल्दी जाएगी। तो इनके पास भी डिफरेंट हाँ। पैकेजेस होते हैं इसके, कि अगर आपको स्टैंडर्ड पैकेज चाहिए तो वो इतने हज़ार का है, और वो वेरी करता है ऑब्वियसली साइज टू साइज। स्टूडियो का पैकेज डिफरेंट होता है। तो आप समझिए कि 2 बेड जो है ना वो तकरीबन कोई 45 से 50 हज़ार तक हिट कर सकता है, फर्निशिंग में खाली? फर्निशिंग में सारी। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो तो कोई एंड नहीं है ना उसका, कि आप हम्म। कितनी अच्छी कर सकते हैं। लेकिन ये जो स्टूडियो है वो तकरीबन 20,000 की बात करते हैं, ये 20-25,000 तक की बात करते हैं, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें आती हैं फर्निशिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये इस तरह की राइट। इनकी कॉस्ट है। फिर मैंने एक कॉस्ट डाल दी है, हर एक की डिफरेंट है, किसी की 20% भी है, किसी की 18% भी है, किसी की 16.75% भी है। तो वो फिर निकलती है। अब ये कॉस्ट जो है ना ये रेवेन्यू से निकलती है टोटल। हाँ, अच्छा, आपने इसमें जो स्टूडियो की कॉस्ट है वो नहीं लिखी हुई वो ना? मैंने नहीं लिखी हुई। तकरीबन परचेज प्राइस। 4,80,000 का इस वक्त स्टूडियो है वो। राइट। तो उसके हिसाब से फिर ये कैलकुलेशन बनती है। हम्म। विच इज़ नॉट बैड, यानी कि ठीक है, पहले साल में आपको थोड़ा सा हिट लेना पड़ेगा क्योंकि आपकी जो कॉस्ट है, एक्विजिशन कॉस्ट और फिर फर्निशिंग कॉस्ट, वो थोड़ी सी ज़्यादा है। लेकिन फिर ईयर 2 से आपका जो है नेट ऑलमोस्ट 10 को टच कर रहा है, 9.7। हाँ, ऑलमोस्ट 10 को टच कर रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो तकरीबन कुछ 5.5 नहीं 4.5 है, नहीं है तो 4.3। 6.5, और 5.5। $250, $250 नहीं है नहीं नहीं, रेट, ये ये तो दरम है? दरम के अंदर है, ये सब दरम दरम के में अंदर ना? कैलकुलेशन हुई है। हाँ, तो 250 दरम जो डेली रेट है, और ये ऑफ कोर्स वेरी करेगा ना सीजन टू सीजन। ये विंटर में ज़्यादा हो ये तो जाएगा, इन्होंने समर में कम हो अक्रॉस द जाएगा। बोर्ड दिया है ना, एक हाँ, ये एवरेज निकाल के ऑक्यूपेंसी दिया। पे अक्रॉस द बोर्ड दिया है। तो इस पे राइट। इन्होंने ये नहीं कहा कि पीक कितना जाएगा, लो कितना होगा। हो सकता है इससे लो चला जाए, हो सकता है 150 हाँ, दरम हो जाए, या हो सकता है और वो 80 होगा दरम हो क्योंकि जाए। जैसे समर में हो सकता है कम हो जाए, एब्सोल्युटली होगा, विंटर में बढ़ जाए, है ना? एब्सोल्युटली होगा। राइट। तो इससे आप आइडिया कर सकते हैं कि इस तरह की कॉस्ट जो है ना वो उसके अंदर इन्वॉल्व है। हम्म। इसमें आपको यूटिलिटी चार्जेस, वाईफाई वगैरह ये सब आपने खुद पे करना है। सर्विस चार्जेस भी आपने खुद पे करने हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो टूरिज्म टैक्स वगैरह है, ये फिर वो प्राइसिंग में से निकालते हैं खुद ही। अच्छा। तो वो इसके अंदर मैंने फिर यहाँ से हटा दिया था, लेकिन वो प्राइसिंग के अंदर उनके इंक्लूडेड होता है। और दूसरी ये कि एयरबीएनबी भी इंश्योरेंस करती है, अगर कुछ हो जाए डैमेज वगैरह, तो एयरबीएनबी भी कवर करती है कुछ चीज़ों को। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, booking.com वगैरह, इंश्योरेंस के पॉइंट से बात कर रहा हूँ, तो वो कवर करते हैं। राइट। कुछ चीज़ें ये खुद भी कवर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई छोटी मोटी चीज़ टूट टाट जाती है, राइट, तो वो ये रिप्लेस कर देंगे। और करने का मतलब है कि कोई एक एजेंसी करती है, उससे तो दूसरी एजेंसी ना करती हो। तो ये सारे हाँ। फैक्टर्स हैं जो कि जब आप डील करने जाएं किसी भी मैनेजमेंट कंपनी के साथ, या उसको ये ऑपरेटर कहते हैं, ऑपरेटर के साथ, तो फिर आपको ये सारी चीज़ें कंसिडर करनी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी फिर जो बॉटम लाइन है उसको हिट कॉन्ट्रैक्ट में। करेंगी। हम्म। और इसमें आपने वो नहीं लिखा हुआ कि जो कंपनी है उसकी अपनी मैनेजमेंट फ़ी क्या ये है? है ना 16.75। अच्छा, ठीक है, सही है, आफ्टर ये मेरी कंपनी। जी ओके, सही जी। है। और इसके अंदर क्लीनिंग क्लीनिंग भी शामिल है वो फिर वो पूरा मैनेजमेंट उनके हाथ में पूरा है। मैनेजमेंट, उसकी ठीक है, उनका पूरा पैकेज पोस्टिंग, होता होगा। उसकी मैनेजमेंट, उसका वेयर एंड हम्म। टेयर, उसकी सफाई, उसका शैम्पू, उसका साबुन, हम्म। क्लीनिंग सर्विसेज, वो सब के सब फिर वो है। चेक इन चेकआउट होगा, हम्म। रिव्यूज किस तरह के आए, वो फिर सब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो सब ठीक इसके है। अंदर कवर करते हैं। तो ये कोई 15% से 20% तक आगे पीछे होती है, डिपेंडिंग कि आप किस तरह से करना चाहते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी था कि मैं कुछ एजेंसी से जब मैंने इंटरेक्ट किया तो वो बहुत बड़ी बड़ी एजेंसीज थी, मतलब हजार हजार यूनिट्स भी हैं उनके पास वहाँ पे, किसी के अच्छा। पास 700-700 यूनिट्स भी हैं। तो अब यहाँ पे और टोटल ऑपरेटर जो हैं वो मोर देन 650 ऑपरेटर्स हैं हम्म। दुबई के अंदर। एयरबीएनबी के तकरीबन 650 ऑपरेटर्स हैं। तो ये जो ऑपरेटर्स हैं, अब इनको 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 चेक करना, इनको स्क्रूटनाइज करना, और कौन सा आपको सूट करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम्म। इस पे भी ना चले जाएं कि ये बहुत बड़ी कंपनी है, क्योंकि एंड ऑफ हम्म। द डे आपको तो उसकी सर्विस देखनी है, राइट। तो बिल्कुल। उसका साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उसकी सर्विस अच्छी नहीं है तो।
मैं उसी पे आ रहा था कि भाई हमने उसकी स्क्रूटनी कैसे करनी है, हमें क्या पता है, हम कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सी कंपनी हमारे लिए बेहतर है। नहीं वो अच्छा सवाल है, आई थिंक वो हम एक हम्म। अलग पूरा सेशन करेंगे इसके ऊपर कि क्या राइट। प्रोसेस होना चाहिए, बट ये कि जो एग्जिस्टिंग क्लाइंटेल है उनका फीडबैक जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट हम्म। है। ऑफ तो अपना कोर्स। नेटवर्क में देखें, और या उन कंपनीज को अगर अप्रोच कर रहे हैं तो उनको देखें कि कौन उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं। और आई थिंक यूट्यूब भी काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ना लोग कमेंट्स डाल देते हैं नीचे, और हम्म। गूगल रिव्यूज भी हैं, तो उनको उस तरह से स्कैन आउट करें और फिर स्कैन करने के बाद फिर चूज करें कि भाई हमारे लिए बेहतर कौन सा होगा। क्योंकि ये बड़ा क्रिटिकल है कि आप किस ऑपरेटर के साथ जा रहे हैं, क्योंकि सारे के ऑफ सारे कोर्स। जो रोजी नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं ये सब के सब मार्केट एंड ऑपरेटर डिपेंडेंट है। हाँ, आप अगर वहाँ मौजूद नहीं है तो आप 100% रिलाई कर रहे हैं उस कंपनी के ऊपर ना, कि उसने मैनेज करना है उसकी क्लीनिंग, उसकी मेंटेनेंस, उसकी वियर एंड टियर, गेस्ट का चेकआउट कराना, चेक इन कराना। तो अगर वो अपनी सर्विसेज में ऑफ कोर्स डिग्रेड होते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे वो आपका नुकसान हो रहा है ना, आपका फिर आपका क्लाइंटल जो है, आपका कस्टमर मिस हो रहा है, ऑफ कोर्स वो आपका फिर बॉटम लाइन पे हिट करेगा। हाँ, काफी क्रिटिकल है ये ऑपरेटर का सिलसिला, हम्म। इसलिए मैंने कहा था कि बहुत से लोगों को सूट नहीं करेगा ये, क्योंकि इसकी जो हाँ, मैनेजमेंट है ना वो थोड़ी ज्यादा है। आप समझे, डेली के लेकिन मैनेजमेंट। अगर अच्छी कंपनी मिल जाए तो फिर तो पैसिव है ना फिर हाँ, आपके फिर लिए। तो फिर तो पैसे हाँ। है, अगर कोई अच्छी कंपनी मिल हम्म। जाती है तो बहुत बहुत जबरदस्त है। बट ये सारा प्रोसेस जो है ना, ये वही है कि आपका हंटिंग का प्रोसेस क्या है, और हम्म। आप कितने नॉलेजेबल हैं सब्जेक्ट के बारे में। क्योंकि अगर आप नॉलेजेबल नहीं हैं और एक्साइटमेंट में आप उतर जाते हैं, और उतरने के बाद हम्म। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट भेज देता है और चार बातें पता की आपने कर दिया, और फिर जब वो कॉस्ट हिट होनी शुरू होती है तो फिर आप कहते हैं अरे मुझे तो पता ही नहीं था, अच्छा इसमें ये भी हो हम्म। सकता है। और वही हमारा ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे कि उस चीज़ को शेयर किया जाए जो भी हम लर्न कर रहे हैं, कि किस तरह से इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो राइट। आगे चलते हैं, पहले तो अच्छी बातें कर लेते हैं। Financial education is very important for everybody, especially for the kids who are still at school. Because when they grow up and go into the professional lives, if they don't know how to manage their finances, that is going to be a disaster to begin with. I have just published an ebook for the kids aging between 10 and 16 years to understand how they can manage their finances. So when they grow up, they know exactly how to manage their personal finances, because I have broken it down at a very, very basic level. What is money? How can we save? How can we invest? What is debt? How can we use debt? What is credit card? And how we can set ourselves for the financial future when we go into our professional life. So if you are a parent looking for a very simple to use ebook for your kids, click the link below to order the copy for your kids and let me know what you think about that. Let's get back to the video. और वो अच्छी बातें जो हैं वो बेनिफिट्स हैं इनके। अच्छा जी, ऑब्वियसली रेंटल इनकम पोटेंशियल, वही उसी पे बातचीत हो रही है कि बहुत ज़्यादा फर्क है, रेवेन्यू ज़्यादा हो जाता है रेवेन्यू इसमें ज़्यादा हो आपका। जाता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी ये कि सीजनल प्राइस एडवांटेज है। अब फर्ज करें उन्होंने कोई बहुत ही बड़ा काम कर दिया, बेतहाशा लोग दुबई आ गए, आपके मतलब आप खुश हो गए, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी जो इवन पीक रेट पे भी जाती थी किसी परसेंटेज पे, सॉरी किसी रेट पे, अब वो ज़्यादा रेट पे जा रही है। तो सीजनल प्राइस एडवांटेज है, यानी बड़ी बात है कि आपने मार्केट की सिचुएशन से फायदा उठाया। राइट। दूसरा, को रेंट कैप अच्छा, नहीं है एक इसके ऊपर, मतलब एक क्वेश्चन मैं ये करूँगा कि क्योंकि आप एज अ बिजनेस रन कर रहे हैं इसको, तो इस पे क्या कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा? ये नहीं लगेगा इस पे वो पर नाइट का टैक्स डाला हुआ है इन्होंने। मतलब अच्छा। जब आप बुक कराते हैं ना, तो उन्होंने पर हाँ। नाइट, पर बेड, पर रूम का एक टैक्स डाला हुआ है। 10 दरम ठीक है। का टैक्स है जब भी आप उसको बुक करेंगे, वो आपने देना है गवर्नमेंट को। तो वो प्राइस के अंदर ठीक है। इंक्लूडेड था जो राइट। मैंने दिखाया था आपको। तो ये आपको नहीं करना इस चीज को, ये तो ऑपरेटर मैनेज करेगा सारा का सारा काम, और पे ठीक है। भी वही करेगा, क्योंकि वो हाँ, नहीं मैं उस हवाले से सोच रहा था कि अगर जैसे कॉर्पोरेट टैक्स है दुबई में नहीं 9%, नहीं नहीं, 9% आप है, पे एप्लीकेबल वो नहीं हमें है। नहीं पे करना नहीं पड़ेगा नहीं, ना? हाँ ठीक है। जो इसकी अर्निंग्स हैं उसके बाद जो भी है इसकी अर्निंग्स है, 10 दरम पर नाइट देने के बाद उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। ठीक है। अच्छा, फास्टर आरओआई होगा आपका। ऑब्वियसली जो प्रॉपर्टी आपने ली थी कि ये 15 साल में पे बैक करेगी, वो अब 8 साल में पे बैक कर देगी, 9 साल में पे बैक कर देगी, डिपेंडिंग के मार्केट सिचुएशन क्या होती है।
दूसरा ये कि वही वाली बात आपने भी हाईलाइट की थी कि भाई जब मैं जाऊं तो मैं क्यों किराए पे लूं कोई जगह रहने के हाँ, लिए। मेरी प्रॉपर्टी है, जाने से पहले मैंने ब्लॉक कर दी उस पीरियड के अंदर, और मैंने कहा कि राइट। मैं जाऊंगा, मैं रहूंगा 1 महीना, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, दोनों काम हो जाएंगे। मुझे प्रॉपर्टी हुँ, का विजिट भी हो जाएगा मेरा, दूसरा मेरा स्टे भी फ्री हो जाएगा, और उस स्टे को बिल्कुल। मैं नज़र नज़र भी रहेगी ना आपकी एज़ अ मैं ओनर वही कह कि रहा हूँ भाई ना, कै कैसे चल रही है। वो हाँ, विजिट हो जाएगा ना, तो आपको पता चल जाएगा हाँ। कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो नहीं चल रही मेरी प्रॉपर्टी के साथ, हुँ, उसका भी आइडिया हो जाएगा आपको। तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये कि प्रॉपर्टी रोज मैनेज हो रही होगी, रोज रोज तो गलत कह रहा हूँ मैं, हर 2-3 दिन के बाद मैनेज हो रही होगी। कोई हुँ, ना कोई बंदा प्रॉपर्टी में चेक इन करता होगा, चेकआउट करता होगा, सफाई होती होगी, तो कोई प्रॉब्लम होगा ना इस प्रॉपर्टी का, वो फौरन पता चल जाएगा आपको। हाँ, यानी पानी लीक कर रहा है, कुछ हो गया, कुछ कुछ भी हुआ, वो इन्फॉर्म कर देंगे आपको कि भाई ये प्रॉब्लम हो गई है। अभी तो आपको ठीक तीन है। तीन महीने पता ही नहीं चलेगा। अगर हुँ, उसने बिल्कुल। रिपोर्ट किया तो जब पता जब तक चलेगा, वो नहीं किया टेनेंट तो रिपोर्ट ना अगर करे। टेनेंट ने हाँ, इग्नोर कर दिया तो इग्नोर कर दिया। आप जाके बार बार हुँ, पूछते तो नहीं कि प्रॉपर्टी का कोई मसला तो नहीं चल रहा। तो ये हाँ, बेटर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट है इसकी ना, ज्यादा ज्यादा होगी। जब आप प्रॉपर्टी बेचने जाएंगे तो जल्दी बिकेगी, क्योंकि ये सेलिंग पॉइंट है ना। उस चीज हुँ, पे नहीं मेजर करेंगे कि ये प्रॉपर्टी है और लॉन्ग टर्म रेंटल इसका इतना है, बल्कि चीज पे मेजर करेंगे कि भाई जो भी लेगा वो कहेगा यार ये तो एयरबीएनबी का पोटेंशियल इसका तो बहुत है, ये तो हुँ, मनी मेकिंग मशीन है। तो जैसे लोग बिजनेस खरीदते हैं उस तरह से फिर हुँ, आपकी प्रॉपर्टी खरीदेंगे वो। तो राइट। आपका जो पीएनएल बना हुआ होगा जब से आप ऑपरेट कर रहे होंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपना पीएनएल बना लीजिएगा, जो भी देख हुँ, रहे हैं, ताकि आपके पास नंबर्स आ जाएं, और ये नंबर्स फिर आप उसके साथ शेयर करेंगे। देखिए 5 साल से मैं एयरबीएनबी चला रहा हूँ, इसके ऊपर हुँ, ये मेरे नेट रिटर्न है, इतना खर्चा मैं कर चुका हूँ, ये कुछ है। हुँ, तो ऑटोमेटिकली जो प्रॉपर्टी है ना वो फिर टेंजिबिलिटी के ऊपर बिक जाएगी, बजाय इसके कि यार ये तो पसंद नहीं आ रही मुझे, यार इसकी हुँ, खिड़की सही जगह पे नहीं है। हाँ, यही होता है ना, लोग जाते हैं एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी हाँ। लेने के लिए तो बहुत ज्यादा वो हो गए होते हैं, नहीं यार ये थोड़ा सा ऐसा है, यार वो वो देखते हैं अपने लेंस से ना कि भाई मुझे मुझे क्या पसंद है, और सबसे बड़ी गलती यही यही करता है करते हैं, इन्वेस्टर। लेते किसी और हाँ, के लिए हैं और पसंद खुद कर हाँ, रहे होते हैं उसको। बिल्कुल। और ये बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है, जितने भी जो मॉम एंड शॉप इन्वेस्टर्स होते हैं ना, जिन्होंने कभी पहले बाय नहीं की थी प्रॉपर्टी, और वो फर्स्ट टाइम बाय कर रहे हैं एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो वो उसको अपने लेंस से देखते हैं कि भाई मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या अच्छा लग रहा है। वो तो वैसे ही ब्लाइंड स्पॉट है ना, यासीन। हाँ, दूसरे के शूज में जाके उसको समझना जो है, वो हम सबका बिल्कुल। बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है, तो इसमें तो बड़ा ऑब्वियस है वो ब्लाइंड स्पॉट। अच्छा, इस प्रॉपर्टी की कैपिटल एप्रिसिएशन भी ज्यादा होगी ऑब्वियसली एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज, क्योंकि हुँ, आप थोड़ा सा प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं इसके ऊपर बेस्ड राइट। ऑन जो आपके नंबर्स हैं। अगर वो नंबर्स अच्छे हैं तो, अगर नंबर्स अच्छे नहीं है तो नहीं चार्ज कर सकते, अदरवाइज यू कैन हुँ, हैव अ बेटर कैपिटल एप्रिसिएशन। अच्छा, हैंड्स ऑफ मैनेजमेंट, एक अच्छी कंपनी मिल गई, अच्छी कंपनी, हर महीने आपके पास पैसे आ रहे हैं, ठीक हुँ, है। और एक चीज मैं ये भी कहूंगा कि जब आप पहली दफा किसी को दें, किसी भी कंपनी को दें, तो 2-3 महीने तो आप ऐसे काम करें उसके साथ कि आपने दी ही नहीं है किसी को, हुँ, 2-3 महीने, राइट। तो उससे फायदा ये होगा कि एक तो उस कंपनी को ये पता होगा कि बहुत यार ये बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। मैं इन्वॉल्व एंगेज्ड करने हैं की वो। बात ये नहीं कर रहा कि आप उनकी जाके वो मीन मीखे निकालें कि ये गलत हो गया वो हो गया, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन अपनी इन्वॉल्वमेंट रखें, अपनी कम्युनिकेशन में हाँ, ट्रैक रखें, क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, राइट। क्योंकि यू ओन द प्रॉपर्टी, तो आप उस हुँ, पीरियड में अगर उनके साथ इन्वॉल्व रहेंगे ना, तो एक तो रेप्यूट आपकी अच्छी बनेगी उसके साथ कि यार अच्छा बंदा है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करता है। दूसरा ये होगा कि हुँ, आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी इस बिजनेस के हुँ, बारे में, और जब ये पता चल जाएंगी तो आने वाले सालों के अंदर वो फिर जो ये लर्निंग है वो बहुत काम आएगी आपके। लेकिन हैंड्स ऑफ, अदरवाइज हैंड्स ऑफ मैनेजमेंट है, आपको हुँ, खुद इन्वॉल्व नहीं होना ना चीज़ों के अंदर। कोई मैनेज कर रहा है आपके लिए, अगर अच्छी कंपनी मिल जाती है। अच्छा, फिर बेटर कैश फ्लो है। मैं बात करता हूँ बेटर कैश फ्लो की कि वो है क्या। दुबई में इस वक्त सिलसिला ये है कि आप या तो 4 चेक लेंगे, या तो 2 चेक लेंगे, या तो 1 चेक लेंगे। 1 चेक का मतलब है आप मुझे पूरे साल का एडवांस दे दीजिए। 2 राइट। चेक का मतलब है कि 2 दे 6 दीजिए 6 साल महीने के, का। 6-6 महीने हुँ, के दे दीजिए, ठीक है। और 4 चेक का मतलब है कि क्वार्टरली पे कर दीजिए। ये जनरल राइट। ट्रेंड है दुबई में। तो जो एक 1 चेक होता है ना, उस ऑब्वियसली उस पर आप डिस्काउंट देते हैं उसको, क्योंकि वो आपको हुँ, एडवांस दे रहा होता है। फिर 2 चेक पे आप थोड़ा सा डिस्काउंट देते हैं, लेकिन जो क्वार्टरली होते हैं वो डिस्काउंटेड नहीं होते हुँ, जनरली। अब कोई सर्टेन कंडीशन होगी, उसमें कुछ लोग और भी काम करते होंगे, लेकिन ये मेरी नॉलेज में है और मेरी अंडरस्टैंडिंग कि वहां इस तरह से चेक्स चलते हैं, ठीक है। अब अगर कोई किसी ने 3 महीने का आपको दिया हुआ है,
तो उसके बाद और फिर 3 महीने का दिया हुआ है, 3 महीने का दिया हुआ है, तो वहां पर आपको एडवांस भी मिल रहा है, राइट। यहां पर सिलसिला ये है कि फॉर एग्जाम्पल से आपको हर 3 महीने का दिया हुआ है, इसके अंदर हर महीने आएगा आपके पास, एवरी मंथ हाँ, बेसिकली वो रेगुलर कैश फ्लो आ रहा है। रेगुलर कैश फ्लो आपके पास आना शुरू हो जाएगा। तो वो फिर आपको जो है ना वो एक तरह का आप उसको डाल सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर कि भाई हर महीने मेरे पास ही पैसे आते हैं। अच्छा, दूसरे ये कि कुछ दुबई के अंदर अगर किसी आपने लॉन्ग टर्म पे दिया हुआ है और वहां पे वो बंदा कह रहा है मैं तो छोड़ के नहीं जा रहा और मैं पैसे भी नहीं दे रहा, तो बस फिर तो फंस गए आप उसके साथ, फिर आप जाइए और फिर लेकिन वहाँ तो लॉज काफ़ी स्ट्रिक्ट है ना कंपैरेटिवली, यार यानी कि अगर मैं कनाडा से बात। बैलेंस कर रहे हाँ। हैं उसको, यानी अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी खाली करानी है ना तो 1 साल पहले का नोटिस देना पड़ेगा आपको। अच्छा, जी, मैंने तो सुना था कि 3 महीने में हो जाती है अगर टेनेंट जो है वो पे नहीं करा, नॉन पेइंग टेनेंट है अगर। हाँ, नॉन पेइंग का तो है, लेकिन अगर वो मना कर दे निकलना तो फिर केसेस जाते हैं उसके बाद, हाँ, फिर तो नहीं निकाल हाँ, सकते। उसको नहीं हाँ। निकाल सकते, तो फिर केसेस वगैरह जाते हैं। तो यहाँ पे ये एडवांटेज है कि जो भी आ रहा है वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए आता है, उसके बाद वो चला जाता है। तो उसमें ये आपका जो लोअर रिस्क ऑफ डिफॉल्ट जो है वो कम हो जाता है अगर कोई गलत टेनेंट फंस जाए आपके साथ। अच्छा, दूसरा ये कि लीगल फ्रेमवर्क है, मतलब एक लाइसेंस चीज है ये वहां की, और नॉर्मल है, जैसे मैं बता चुका हूँ तकरीबन 650 ऑपरेटर्स हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं वहां पे। तो इस तरह से उन्होंने इसको स्टैब्लिश कर दिया है कि वो एक एक लिजिट एंटिटी बन गई है जो कि लोग इसको यूज कर रहे हैं ज्यादा अर्न करने के लिए। तो और उन्होंने इसमें बल्कि एक चीज इंपॉर्टेंट ये भी बता दूं कि इनकी टूरिज्म पुलिस भी है। दुबई के अच्छा। लिए टूरिज्म इतना इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने डेडिकेटेड डिवीजन बनाया हुआ है पुलिस के अंदर जो सिर्फ टूरिज्म रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखती है। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी में फर्ज करें 2 दिन के लिए बंदा आया और फिर वो कह रहा है मैं तो नहीं जा रहा, राइट, तो उसमें फिर आप उसको भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, टूरिज्म पुलिस को। अच्छा। और वो रीजन करते हैं, ये नहीं है कि वो कोई प्रॉब्लम क्या हुआ, क्यों नहीं जाना चाहते, क्या प्रॉब्लम हुआ, कुछ आके अच्छे हैं बहुत, मतलब मैंने जब तक फीडबैक सुना है उनका कि दे रीजन थिंग्स आउट, तो वो भी यूज हो सकता है। तो गवर्नमेंट की सपोर्ट है कि आप इस बिजनेस को और रन करें और ग्रो करें, और वो होगी क्योंकि 40 मिलियन टूरिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाय 2030। अच्छा, दूसरी ये तो बात सबको पता है कि जो भी कुछ आगे से आपने मुझसे शुरू में भी किया था, टैक्स नहीं है कोई इसके ऊपर से कोई टैक्स पे नहीं करना। जो आपको हर महीने पैसे मिल गए ना, उसके बाद कोई टैक्स पे नहीं करना। जो नेट आ गया वो नेट आ गया आपके पास, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गए बेनिफिट्स। अब हम बात करते हैं रिस्क क्या क्या है। यासीन, कोई सवाल आपका बेनिफिट्स के बारे में? एक सवाल है जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन जो प्रोसेस है बाइंग प्रोसेस, उस हवाले से कि अगर जैसे नॉन रेजिडेंट बंदा बाय करता है प्रॉपर्टी एयरबीएनबी रन करने के लिए, तो उसका जो बैंक अकाउंट सारी चीज़ें वो कैसे होंगी, क्योंकि मैं रेजिडेंट तो हूँ नहीं वहाँ पे। यार दरअसल वहाँ के जो यूएई के बैंक्स है ना, उनको चाहिए इंटेंट मतलब आप ये अकाउंट खुलवाना क्यों चाहते हैं। ठीक अगर है। उनको आप इंटेंट पे सेटिस्फाई कर दें तो वो अकाउंट खोल देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हैं कि जी मुझे ये प्रॉपर्टी खरीदनी है, मैं यहाँ आया हूँ प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, क्योंकि एक तो ये कि आपको इन पर्सन अप्लाई करने के लिए जाना जाना पड़ेगा। होगा, रिमोटली नहीं खुलेगा आपका अकाउंट, नंबर 1। नंबर 2 ये कि इंटेंशन आपकी ये है कि जी ये या तो मैं रेडी टू मूव प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ या मैं कोई ऑफ प्लान प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ। तो एज लॉन्ग एज यू कैन प्रूफ कि ये काम आप करने जा रहे हैं तो आपका अकाउंट खुल सकता है वहाँ पे। अच्छा, क्योंकि अगर लेट्स से मैं मॉर्गेज पर प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ तो ऑफकोर्स मॉर्गेज भी तो बैंक से ही ले रहा हूँ ना, तो बैंक विदाउट अकाउंट तो मुझे मॉर्गेज नहीं देगा। नहीं, वो तो मैंने कहा ना, उनको आपकी इंटेंट चाहिए। और अगर आप ठीक है। ऐसी कंट्रीज में बैठे हो जैसे आप कनाडा बैठे हुए हैं या कोई अमेरिका बैठा है, कुछ जगह जो थोड़ी सी एडवांस कंट्रीज हैं, तो उनकी जो भी असेसमेंट होती है ना कि क्रेडिट रेटिंग्स क्या हैं, आपके पे स्लिप्स भेज दीजिए, पासपोर्ट कॉपीज, इस तरह की चीजें डॉक्यूमेंटेशन उनको चाहिए होती है। वो अपना असेसमेंट करते हैं और फिर आपको बता देते हैं कि भाई हम आपको इतना लोन देंगे। और अगर उन्हें अकाउंट खोलना होता है तो सेम असेसमेंट होता है और कहते हैं कि हाँ ठीक है हम आपका अकाउंट खोल देंगे, लेकिन उनको केस चाहिए लिखा। Are you feeling lost in the complexity of global economy and trying to understand how this is going to impact your investment portfolio? You are not alone, my friend. I have been through and I have learned the hard way, and I'm trying to converge all of my experience and learnings into a course that I just designed specifically for you.
In this course, Mastering Macroeconomic Fundamentals for Investment Strategies, I'll show you how to decode the economic trends, navigate market cycles, and build smarter, adaptable investment strategies. You're going to learn, analyze key indicators like GDP, inflation, and yield curves, identify opportunities in commodities and crypto alike, and adjust your portfolio to thrive in any cycle. With real-world examples and actionable insight, this course will empower you to invest with confidence, no matter what the market is. Don't just react to the news, understand them. Enroll now and take control of your financial future today. ओके भाई, इसलिए अकाउंट खुल रहा है, सही है। रीजन जरूरी है उसके लिए। ठीक है, आगे चलें, थोड़ा सा रिस्क पे बात कर लेते हैं। अच्छी बातें तो हो गई, अब रिस्क बताइए कि रिस्क है। जी, ऑक्यूपेंसी का रिस्क है, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म पे जाते हैं तो आपको ही पता है कि जी रिस्क तो उसमें भी है, लॉन्ग टर्म में रिस्क तो हर चीज में होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा कम रिस्क है, क्योंकि आपको पता है कि जी एक्स अमाउंट जो है वो मेरा आ जाएगा पूरे साल। हाँ, वो साल के लिए तो फिक्स हो गया फिक्स ना, हो गया ना, अब जब आपने साइन कर ली उसने टेनेंसी सब कुछ तो। साइन कर लिया, अनलेस अंडर उसको कोई परेशानी नहीं है, ये मार्केट हाँ। बहुत खराब नहीं हो गई, तब तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मुझे ये होगा। लेकिन इस पे ऑक्यूपेंसी क्योंकि वेरिएबल है ऑन अ डेली बेसिस, तो इसलिए इसका ऑक्यूपेंसी का रिस्क है। तो अब आपने कैलकुलेशन अपनी 75% पे की हुई है, 85% पे की हुई है, 90 पे की हुई है, इट मैटर्स। तो अगर आप लोअर ये भी है ऑक्यूपेंसी ना पे कि ये करते हैं, सीजनल है ना, क्योंकि कोई अगर ऐसा इवेंट हो जाता है जिसकी वजह से टूरिस्ट आना थोड़ा स्लो हो जाते हैं, तो ऑफ कोर्स उसका इम्पैक्ट आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो अच्छा, दूसरी इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट जैसे अभी हमें देखी थी, वो ज़्यादा है। आपने एक ऑपरेटर को भी पे करना है, फिर उसके साथ उसने उसका टैक्स भी पे करना है, फिर आपकी प्रॉपर्टी में रोज नया बंदा आता है और नया बंदा जाता है, तो उसका मेंटेनेंस वेयर एंड टेयर वाला एंगल, फिर इंश्योरेंस वाला चक्कर है, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो ऑपरेशनल कॉस्ट इसकी एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल चीज़ चल रही है वो ज़्यादा है इसकी, और आपकी यूटिलिटी वगैरह भी ज़्यादा यूज़ होंगी, क्योंकि जो लोग आएंगे वो रोज़ यूज़ करेंगे आपकी प्रॉपर्टी। हो सकता है आपके प्रॉपर्टी में जो रहता है वो उसका इतना यूज़ ना करता हो, या आधे दिन जो है वो पता नहीं कहीं और होता हो, लेकिन यहाँ पर भी है, ये होगा कि यूसेज इंक्रीज हो जाएगा आपकी चीज़ों में। अच्छा, इसमें एक और मेरा एडिशनल क्वेश्चन ये था जो मैंने पीछे पूछा था कि भाई चलें अकाउंट तो खुल गया, लेकिन आप यूटिलिटीज़ के लिए भी तो आपको आप जो कंपनीज़ हैं उनसे सर्विस लेनी पड़ेगी ना। लेट्स से आपने इंटरनेट बाय करना है जो है वाईफाई सर्विस है, तो वो अब वो मिल सकता है मुझे एज ए नॉन रेजिडेंट? हाँ, ये भी एक क्वेश्चन है ये ना। भी एक क्वेश्चन है, जिनका वो ना बना हो, क्या कहते हैं आपका, एमिरेट्स आईडी नहीं है एमिरेट्स मेरे आईडी पास। ना बनो। आई थिंक ये हाँ। वैलिड क्वेश्चन है। ये चेक किया जा सकता है, ये इस बेसिस पे भी चेक किया जा सकता है कि क्या ऑपरेटर को आप पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकते हैं, क्योंकि वो आपके बिहाफ के ऊपर लगा दे और फिर वो कर ले, क्योंकि रेजिडेंट के लिए तो आसान है, एमिरेट्स आईडी चाहिए, लेकिन नॉन रेजिडेंट के लिए ऑब्वियसली वाला फैक्टर है। बट आई थिंक ये इसको इस तरह से मैनेज किया जाता होगा, आई एम नॉट टू श्योर, मैं चेक कर लेता हूँ, अच्छा सवाल है। लेकिन ये कि जो ऑपरेटर है वो फिर आपके बिहाफ के ऊपर वाईफाई और ये जो दीवा वगैरह की सर्विसेज हैं उनको फिर लगा ले। दूसरी ये कि जिस जगह पे आपकी प्रॉपर्टी है, क्या बिल्डिंग अलाउ करती है, जो हाँ, ऑक्यूपेंट्स ये हैं तो चारों मैंने पहले ही तरफ, बात वो की अलाउ थी। करेंगे या नहीं करेंगे। अगर वो ज़्यादातर फैमिलीज हैं और वो बहुत अनकंफर्टेबल हैं कि यार यहाँ पे लोग आते हैं, तो क्या ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, तो ये भी आपको चेक करना होगा कि वो बिल्डिंग जो है वो, और शुरू में ही चेक करना होगा ये, अगर आप ऑफ प्लान बाय कर रहे हैं तब भी चेक करें, और अगर आप रेडी टू मूव को खरीद रहे हैं तब भी चेक करें कि भाई। तो इसका चेक करने का कोई फॉर्मल तरीका है, यानी कि क्या हम जो मेंटेनेंस कंपनी है उसको हम ईमेल करें, पूछें कि भाई हाँ, हम इसको वही शॉर्ट वही टर्म रेंटल पे करना चाह रहे अप्रोच करें। हैं? और दूसरी ये कि जो आपके पास एसपी आएगा, और आपने मैनेजमेंट कंपनी का एसपीए साइन किया, मतलब एसपीए तो नहीं, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा ना, उसके अंदर ये सब चीजें लिखी हुई होंगी कि आप क्या कर सकते हैं और आप क्या नहीं कर सकते। कुछ राइट। कंपनीज ऐसी भी हैं जो ये कहती हैं कि ठीक है हम अलाउ कर रहे हैं, बट हम एमिनिटीज नहीं अलाउ करेंगे, स्विमिंग पूल नहीं अलाउ करेंगे, इस तरह की चीजें नहीं अच्छा। करें, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा सा वो हो जाता है ना, फैमिली स्विम कर रही हैं, ये चीजें कर रही हैं, अब वो कुछ लोग हैं कि भाई रोज नए लोग आ जाते हैं यहाँ पे, तो हम कम, हाँ, ये भी एक तो ये इशू है। भी है। तो ये जरूरी चीज है कि आप जरूर चेक करें इसको, जबकि लॉ नहीं है इसका कोई, लेकिन ये कि वो अगर उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, क्योंकि बिल्डिंग ने अपनी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हुए, तो हो सकता है कि जो आपकी क्या कहते हैं अट्रैक्टिवनेस है आपकी प्रॉपर्टी की, हाँ, कि देखिए इसमें इतनी सारी अम्यूनिटीज हैं, वो आधी हो जाए। वो कम हो जाएंगी ना। वही तो कह रहा हूँ, आधी हो जाए, खत्म हो जाए कि भैया इसमें तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ कमरा है एक।
हाँ वरना बिल्कुल। बहुत सारी जो आजकल बिल्डिंग्स के अंदर एमिनिटीज मिल रही हैं, वो इतनी एमिनिटीज मिल रही हैं कि हम सोचते हैं कि फिर ये बंदा दुबई जाता क्यों होगा बाहर, ये सारे काम तो यही कर सकता है वो। यहीं पे जाते हैं। 30+ सही एमिनिटीज, है। 40+ एमिनिटीज। अच्छा, दूसरा, इस जो इसका प्रॉपर्टी का वेयर एंड टेयर ज्यादा होगा, ज्यादा यूज होगी हाँ, तो इसका ज्यादा यूज़ होगी ज़्यादा, वेयर हाँ। एंड टेयर होगा। पता है जी, फ्रिज खराब हो गया, पता है क्यों, अरे भाई बहुत यूज हो रहा है। तो ये वाला भी हुँ, इसमें फैक्टर, रिस्क फैक्टर है कि आपको कंसिडर करना होगा कि मेरी प्रॉपर्टी के जो चीजें लगी हुई हैं, फिक्सर्स जो हैं, वो किस तरह के हैं और वो क्या ड्यूरेबल हैं या नहीं। अच्छा, उसके बाद मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट है, जैसे भी हम थोड़ा पहले डिस्कस कर रहे थे कि डेली हुँ, मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट है, तो आपके लिए या हैसल हो सकती है अगर आप उसको खुद खुद कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग खुद भी कर रहे हैं। आर्ट अगर आप मैनेज कर रहे हैं ना, उसके लिए आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं है, अगर आप वो पर्सनली। अगर 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 आप वहाँ रह रहे हैं तभी कर हाँ, सकते हैं ना? मतलब हुँ, आर्ट का मतलब ये कि लाइसेंस की जरूरत नहीं है, मतलब ये कि आपको टैक्स भी पे नहीं करना। राइट। यानी आर्ट प्रॉपर्टीज अगर आप करें तो आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं है। नवी प्रॉपर्टी जब आप करेंगे हुँ, तो फिर लाइसेंस की जरूरत होगी, लेकिन ये क्योंकि ऑपरेटर कर रहा है इसको, तो उसको लाइसेंस की जरूरत हुँ, है। अगर ऑपरेटर को आप ऑन बोर्ड नहीं करते, खुद मैनेज करते हैं, तो फिर आपको पे नहीं करना वो टैक्स। हाँ। तो इसमें तो मैनेजमेंट वो बंदा रिक्वायरमेंट तभी है। कर सकता है ना जब आप कोई और काम ना कर रहे हाँ, कोई और काम करें। और यार यासीन, वहाँ बहुत से लोग जो जो हैं वहाँ पे, वो यही कर रहे हैं। हो। हुँ। आसान काम है ना ये। हाँ, वो बेसिकली मल्टीपल प्रॉपर्टी चले जाते होंगे और वो करते यही होंगे कि वो एक ही बिल्डिंग में उन्होंने खरीद ली 5 हाँ प्रॉपर्टीज़ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और खुद ही इसको मैनेज करें ताकि कहीं जाना भी ना कहीं पड़े। जाना नहीं पड़े, बिल्कुल बिल्कुल। हुँ, कुछ ने तो रेंट पे ले ली होंगी वो, और उसको भी हुँ, एयरबीएनबी कर रहे होंगे, कुछ में वो पार्टनर होंगे कुछ हाँ, प्रॉपर्टीज के साथ, अगर अच्छा रन हो रहा होगा तो। ग्रोइंग बिजनेस है ये, काफी ज्यादा। हुँ, अच्छा, इसमें फिर फर्निशिंग नीड्स भी हैं, ये भी रिस्क है इसका, कि अब वो फर्नीचर की क्वालिटी क्या है, कैसी है, महंगा है, सस्ता है, तो फिर हुँ। वो ऊपर चढ़ रहा था तो वो टूट गया चढ़ते हुए, ये सारे फैक्टर्स शामिल हैं, क्योंकि इसके साथ ये आ रहा हाँ, फिर ये भी नहीं कि वो इस्तेमाल होते हुए ख़राब हो है। गया, हाँ फिर रिप्लेस करना है हाँ क्योंकि नया गैस तो नहीं आएगा ना तब तक जब तक वो रिप्लेस हाँ। नहीं होगा। और उसकी भी लाइफ क्या है, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ये भी हाँ, डिपेंड करता है। तो 20,000 का जो मिल रहा है वो क्या 5 साल चलेगा हुँ, नॉमिनल यूज के साथ, या नहीं हर 5 साल के बाद 20,000 और लगाने, क्योंकि 20 क्या हुँ, थोड़े बढ़ जाएंगे, वो 10% 20% बढ़ जाएंगे, तो 25,000 लगाने होंगे 5 साल के बाद। तो ये भी इंपॉर्टेंट बिल्कुल। एलिमेंट है फर्निशिंग का, क्योंकि ये आपने खरीद के देनी है, ये ऑपरेटर का रोल नहीं है इसके अंदर, वो सिर्फ फैसिलिटेट कर देगा, हुँ, पे आपने करना होता है हुँ, इसका। ये आपकी इन्वेस्टमेंट है ना बेसिकली। दूसरी एक राइट। लीगल रिक्वायरमेंट्स है ना इनकी, यानी अगर कोई प्रॉपर्टी में आके रहता है तो इनको जो गवर्नमेंट है उसको इन्फॉर्म करना होता है। गवर्नमेंट हुँ, को नोटिफिकेशन चाहिए कि ये चेक इन हुआ और ये चेकआउट हुआ, सब तो ये काम जो मैनेजमेंट कंपनी है वो वो करेगी करेंगे ना? सारे काम। और उसके ठीक है। बाद फिर जब वो चला जाता है तो उसके पैसे जो 10 दरम बनते हैं वो पे करने होते हैं गवर्नमेंट को ऑन अ मंथली बेसिस। तो इसकी लीगल रिक्वायरमेंट है, ये इन्होंने ऐसे छोड़ा हुआ हुँ, नहीं है कि आप आराम से कर लें, 4 महीने के बाद बात करेंगे, 3 महीने के बाद करेंगे, नहीं, डेली डेली मैनेज करना है इसको। तो ये इनकी हुँ, लीगल रिक्वायरमेंट है, और नहीं होगा तो पेनल्टीज देंगे। फिर दूसरी ये कि जो जो टेनेंट आ रहा है उसकी वेटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, किस तरह का टेनेंट है। बहुत सारे हुँ, टेनेंट्स तो ऑब्वियसली वेट हुए हुए होंगे, क्योंकि वो इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आते हैं, लेकिन बहुत सारे जो हैं हाँ, वो इन प्लेटफॉर्म के थ्रू भी आते हैं, तब भी वो वेट नहीं हुए होते। उनको तो नहीं पता हुँ, होता कि वो वहां जाके किस तरह का बिहेवियर वो करेगा, या उसकी लड़ाई होगी किसी से लिफ्ट के अंदर, या हाँ, ये भी है और दूसरा ये कि यहाँ पे भी इस तरह के केसेस हुए हैं कि भाई किसी ने एयरबीएनबी पे प्रॉपर्टी ली और पता चला कि भाई वो लोग जो है ना कहीं से वारदात करके आ रहे थे, उनको टेम्परेरी जगह चाहिए थी छुपने के लिए, तो ऐसा भी हुआ है। बिल्कुल अच्छी बात है ना, टेम्पररी हाँ अकोमोडेशन। जी, मेरे को तो ऐसा दुबई में भी होता होगा कि कहीं से कोई वारदात करके आ रहे हैं लोग और उनको कहीं छुपने के लिए जगह चाहिए टेम्परेरी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो अब ये वेटिंग जो है, ये ऑब्वियसली उस ऑपरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम्म, कि वो जब लोगों को ऑन बोर्ड करता है तो फिर जो है वो किस तरह से उसको मैनेज करता है। अच्छा, उसके बाद टैक्सेस और फीस है ऑब्वियसली, जो कि कभी भी फिक्स नहीं रहती। अभी तो काफ़ी कम है, कोई खास इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फ्यूचर हम्म, में बढ़ भी सकती है। बट बहुत ज़्यादा नहीं है फीस, छोटी सी। रिन्यूअल भी कितने का, 370 दरम पर ईयर का रिन्यूअल है राइट। गवर्नमेंट का, इतना ज़्यादा नहीं है फीस वगैरह भी। बट एनीवे, रिस्क तो है इसके साथ। दूसरा इंश्योरेंस का भी, इंश्योरेंस का मैंने पहले भी जिक्र किया था कि
अगर एयरबीएनबी के थ्रू आप बुकिंग कर रहे हैं तो एयरबीएनबी जो अपना कमीशन चार्ज करती है उसमें वो इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करती है साथ में। ठीक है, दूसरी यानी कि आपको खुद इंश्योरेंस अलग से बाय नहीं करनी पड़ती ना? पड़ती नहीं है लेकिन रिकमेंडेड है, और इतनी हम्म। महंगी नहीं है, स्टूडियो की 200-250 दरम की मिल जाएगी इंश्योरेंस आपको पूरे साल की। वो एक तरह से, हाँ, आपको जैसे फायर इंसिडेंट होते हैं उससे प्रोटेक्शन देगी ना, हाँ, कि कोई फायर लग गई, आग लग गई, तो फिर उससे आपको, वो आप उससे वो भी प्रोटेक्ट देगी। होते और हैं। फिर पता है क्या होता है, होता ये कि जब इंश्योरेंस लेने आप जाते हैं ना तो 100 मसले हम्म। खड़े कर देते हैं लोग। ये हाँ। मसला था, ये मसला था, आपने ये नहीं देखा था, वो नहीं देखा था, यार ऐसे ही होता है। तो अगर हम्म। 2-3 इंश्योरेंस हो तो एक तो मिल ही जाएगी आपको। तो, तो मेरा एक्सपीरियंस तो ये रहा है इंश्योरेंस का कि भाई वो एक अगर है आपके पास तो वो जरूर कोशिश करेगा कि आप क्लेम ना करें। वो तो उनका बिजनेस मॉडल ही होता है ना, उन्होंने तो हर तरह से आपका क्लेम रिजेक्ट करना हर होता है। तरह से करना होता है। तो इसलिए कि आप हम्म। भी कवर कर लें सर्टेन चीजों को जो आपको लगता है कि एसेंशियल चीजें हैं मेरी, जो मैं अफोर्ड हम्म। ही नहीं कर सकता किसका हो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि मेरे लिए इतनी एसेंशियल नहीं है, अगर खराब हो भी गई तो कोई बात नहीं और इंश्योरेंस लेट मिलेगी। हाँ, मेन चीज़ फायर का फायर होता है का, हाँ, या फ्लडिंग का होता है। अगर घर में फ्लडिंग हो गई, फॉर एग्जांपल पानी ओवरफ्लो हो गया बाथरूम से, जो भी, अगर सारा आपका, अगर वो डैमेज कर देता है फर्नीचर वगैरह, तो उसकी कवरेज के लिए, या फिर फायर से अगर आग लग जाती है बिल्डिंग में, या अपार्टमेंट में ही आग लग जाती है किसी भी वजह से, तो उससे तो पूरा घर तबाह हो सकता है ना। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो हाईली रिकमेंडेड, जब भी प्रॉपर्टी हम्म। एयरबीएनबी पे दें अपनी इंश्योरेंस जरूर लें आप। हाईली रिकमेंडेड, वर्थ द मनी, क्योंकि उसका हाँ, यूसेज तो अब बहुत है इसमें ये प्रॉपर्टी सारी का। वो चीज़ें शामिल हो रही हैं कि भाई अगर नॉन रेजिडेंट बंदा नहीं है तो ये वो सारी चीज़ें कैसे खरीदेगा? इंश्योरेंस बाय करनी है, वाईफाई लेना है, इलेक्ट्रिसिटी और गैस का जो है कि आपको सर्विस लेनी है, तो उन सब के लिए टिपिकली तो आपको एमिरेट्स आईडी चाहिए होती होगी ना। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो फिर आप ये किस तरह खरीदेंगे? मैं कह ये रहा हूँ ना, आई एक थिंक क्वेश्चन है। ऑपरेटर के थ्रू हो जाएगा। हम्म। ऑपरेटर को आप एग्रीमेंट बना के दे देंगे और वो एग्रीमेंट सही है। जो है वो वहां चला जाएगा उसके पास, डीवा के पास, हम्म। उसके पास। ऑपरेटर क्योंकि वहीं बेस करता है, उसका बिजनेस लाइसेंस है, सब चीजें, तो वो उसके थ्रू कर लेगा। बट मैं डबल चेक कर लूंगा, पॉइंट आपका अच्छा है, हाँ। मैं इसको डबल चेक कर लूंगा। अच्छा, उसके बाद इसमें यह है कि कैश फ्लो जून जुलाई में बहुत कम होगा, जनवरी विंटर में ज़्यादा होगा। दिसंबर में हम्म। बहुत ज्यादा होगा। तो ये भी है कि हर महीने आपको फिक्स इनकम नहीं मिलेगी, ऑल्दो कि वो जो हाँ। कैलकुलेशन इन्होंने करके दिए आपको कि उन्होंने बता दिया कि जी 50,000 दरम मिलेंगे पूरे साल के, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि इक्वली डिवाइड नहीं कर सकता मैं, जिस तरह से हम्म। लॉन्ग टर्म रेंटल में देता हूँ। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हमें तो फिक्स इनकम चाहिए, कम चाहिए लेकिन हाँ, उसके फिक्स लिए तो चाहिए। नहीं है ये। तो फिर ये मॉडल आपके लिए नहीं है, आपके हाँ, क्योंकि ये तो वेरी करेगा ना सीज़न के हिसाब सीजन के से। हिसाब से वैरी करेगा। हाँ। तो पहली साल आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप कहेंगे अरे मेरी प्रॉपर्टी खाली हो गई, ओ बिल्कुल पैसे नहीं आ रहे, बिल्कुल पैसे नहीं आ रहे। और फिर वो सीजन स्टार्ट होगा तो कहेंगे अरे इतने पैसे आ रहे हैं, इतने पैसे आ रहे हैं, इतने पैसे आ रहे हैं। तो प्रोबेबली पहला साल जो है ना वो काफी, क्योंकि आपको आपकी प्रॉपर्टी का सीजन बताएगा वो, ये भी हाँ, मैटर करता है कि प्रॉपर्टी किस जगह फिर के आपकी ऊपर है। अपनी इनिशियल कॉस्ट भी है ना, फर्निशिंग की और सारी चीज़ें, ऑनबोर्डिंग, लाइसेंस, ऑफ ये कोर्स, वो। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। इसके लिए तकरीबन कोई आप समझिए कि अगर आपको प्रॉपर्टी देनी है तो तकरीबन आप समझिए कि मंथ चाहिए उसको इन चीज़ों को हम्म। सॉर्ट आउट करने के लिए, क्योंकि वो फिर प्रॉपर्टी जब लगाएंगे भी उसके ऊपर, प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो लोग फिर रिव्यूज पढ़ते हैं उसके, है हाँ, ना, वो चीज़ें बनती नई हैं। प्रॉपर्टी का तो रिव्यू तो होगा ही नहीं। तो वो रिव्यू होगा ही नहीं शुरू के अंदर। तो हाँ। उसमें ये भी है कि वो शायद उसे टाइम लगे उसको बिल्ड होते होते, 3 महीने में हो, 4 महीने में हो, ऐसा भी हो हम्म। सकता है। तो ये फैक्टर भी राइट। आपको ध्यान में रखना होगा कि भाई आपकी प्रॉपर्टी लगने जा रही है तो वहां पे, लेकिन अगर वहां रिक्वायरमेंट ज्यादा है उस जगह के ऊपर और सप्लाई कम है तो फिर लोग कॉम्प्रोमाइज हम्म। करेंगे। लोग कहेंगे यार हाँ, जबरदस्त लग रहा है, जगह भी जबरदस्त है, तस्वीरें भी देख ली, सब और कुछ अगर देख रेट ली, अट्रैक्टिव वो है तो। कर लेंगे। लेकिन अगर वहां पे सप्लाई ज्यादा होगी जिस जगह पे आप जा रहे हैं तो फिर वो एक एक रिव्यू को पड़ेगा, क्योंकि हाँ, उसको फिर हाँ, चॉइस ज़्यादा हो जाएगी ना, चॉइस ज्यादा हो जाएगी। उसके पास। तो ऐसी हाँ। मार्केट्स में एंटर होते हैं जहां पे कम सप्लाई है, तो आपको ये वाला हम्म। एडवांटेज होगा। लेकिन मेच्योर मार्केट में एंटर होंगे तो वहां उसकी प्रॉब्लम कर सकती है ये चीज। फिर तो इसका मतलब ये है कि अगर आप मेन जगह जाते हैं, दुबई मरीना या बिजनेस पे, या जो डाउनटाउन का एरिया, वहाँ तो बेतहाशा लिस्टिंग है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वहाँ पे तो बहुत टफ कंपटीशन होगा। यार उसमें फिर ये ना कि आपको स्ट्रैटेजी बनानी होगी ना, क्योंकि आप जब मार्केट हम्म। में एंटर हो रहे हैं तो ये वर्जिन मार्केट नहीं है। हम्म। एक ऐसी मार्केट है जो अभी ग्रो होना शुरू हुई है, लेकिन इसके कुछ पॉकेट्स हैं जिसमें अपॉर्चुनिटी जरूर मौजूद होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 बेड 3 बेड हो गए, 2 बेड 3 बेड की अपॉर्चुनिटी काफी मौजूद है, क्योंकि जब लोग स्टार्ट हुए तो लोगों ने मिनिमम रिस्क लिया ना
स्टूडियो हाँ 1 बेड, मिनिमम रिस्क होता है ना, कम पैसे, ये तो पैसिव है। हाँ, इन्वेस्टमेंट, कम मुझे कोई पैसे और भी बता पैसिव रहा बनना। था और कि बजाय इसके कि कोई बंदा या कोई खातून जो है वो 2 लेती है अपार्टमेंट, सॉरी 1 लेती हाँ 2 बेड, उन्होंने 2 1 बेड ले लिए ताकि रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट करूं। तो अब सेगमेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं, कौन सा ऐसा सेगमेंट है जिसमें मैं एंटर हूं जहाँ पे। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, क्योंकि अगर आप वन बेड या स्टूडियो ले रहे हैं तो आपका डायरेक्ट कंपटीशन है होटल के साथ। हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर आपने टू बेड लिया है तो फिर होटल से आपका कंपटीशन नहीं बिल्कुल है। नहीं है, बिल्कुल नहीं। हाँ, तो आपकी बात अच्छी है कि टू बेड या थ्री बेड अगर लेते हैं तो वहाँ पे आपका कंपटीशन बहुत कम है, क्योंकि आप ही किंग है उस मार्केट में। बिल्कुल। लेकिन अगर आप स्टूडियो पे जा रहे हैं या वन बेडरूम में जा रहे हैं तो वो उसका तो आपका डायरेक्ट कंपटीशन बल्कि ना सिर्फ अपनी कैटेगरी के साथ है, बल्कि जो होटल्स हैं उनके साथ भी है, क्योंकि होटल भी तो आपको एक रूम ही दे रहा है ना, एक स्टूडियो दे रहा है। बिल्कुल अच्छा point है। क्योंकि वो जो 2 बेड है या 3 बेड है ना, 3 को आप फिर 6 लोगों को दे सकते हैं, 6 हाँ भी नहीं, वही ना, फिर पूरी फैमिली रह सकती है ना एक एक घर के 6 अंदर। नहीं, 2 फैमिलीज रह सकती हैं, हम्म राइट। यानी दादा दादी, अम्मा अब्बा, 4 बच्चे, 2 कमरों में फिट इन हो गया ना, क्योंकि लाउंज वाउंज भी था, गद्दे हाँ डाल दिए उन्होंने वहां पे। तो पूरी हाँ जगह दे दिया आपने पूरे 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 खानदान को। अभी पूरा खानदान होटल में जाके सोचेगा जाके का, तो कहेगा कि नहीं, बेड पे सिर्फ 2 लोग सोएंगे। बिल्कुल। उनकी तो वो है ना, होटल में तो एक्सपेक्टेशंस आपको होती 3 कमरे देने पड़ेंगे हैं, वो ना। तो इतने फ्लेक्सिबल नहीं होते। ये तो आपकी हम्म आपके ऊपर है। आपने कहा है मैंने तो मैट्रेसेस डाले हुए हैं, देखो वो रखे हुए एक्स्ट्रा मैट्रेसेस, इसके में हर हाँ, मैट्रेस और के। फिर ये भी बताया कि अगर आप कोई इतना बड़ा ग्रुप है तो होटल में बाज़ औक़ात कमरे मिल भी जाते हैं तो वो साथ साथ नहीं होते। वो एक कमरा तो ऐसे ही होता है। सेकंड फ्लोर पे है, दूसरा कमरा हाँ, कोई फिफ्थ ऊपर फ्लोर के होता है, कोई ऊपर है। नीचे होता है, कोई वहां अब होता है, बच्चे ऊपर रह रहे हैं, अब पेरेंट नीचे रह रहे हैं, तो वो एक बड़ा अनकंफर्टेबल होती है इसमें। तो वहाँ पे ये 2 बेडरूम 3 बेडरूम बड़ा फिट होता है। तो अगर आप अभी देखेंगे ना ये एयर डीएनए वगैरह के नंबर्स वगैरह, तो उसमें ये 2 बेड जो है अभी भी काफी कम है, 3 बेड काफी कम है। हम्म तो अगर कोई सोच रहा है इस बिजनेस की तरफ जाने का, तो वो इन सेगमेंट्स को देखे जो अभी लोगों ने नहीं टच किए, और उसमें राइट, एंटर होंगे तो फिर आपका रिटर्न ज्यादा होगा। ज़्यादा ऑब्वियसली होगा। इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी तो उसका रिटर्न भी ज्यादा होगा, और उसका जो राइट। मेच्योरिटी पीरियड है वो और लंबा हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो एक तो हमने ये बात कर ली कैश फ्लो कंसिस्टेंसी की, तो ये थे इसके रिस्क। यासीन कोई और सवाल? मेरे ख्याल हमने सारे सवाल कर लिए हैं इसमें, और कोई सवाल आएगा तो मैं फिर आपसे बाद में पूछ लूँगा। लेकिन जो ऑडियंस है प्लीज़ आप हमसे क्वेश्चन कीजिए कमेंट्स में डाल के, क्योंकि आपके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे हमें नई चीज़ें पता चलती हैं, बाज़ औक़ात हम कभी इग्नोर कर लेते हैं या हमारे रडार के अंदर वो चीज़ें नहीं होती। तो जब आप क्वेश्चन करते तो वो फिर हमारे रडार में आ जाती हैं। तो प्लीज़ क्वेश्चन कीजिए कमेंट्स में डाल के, और हम उसको फिर अपनी नेक्स्ट एपिसोड में इसको कवर कर लेंगे। डन, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू मोहसिन भाई, बहुत ज़बरदस्त आपने प्लान पेश किया है, और इससे काफ़ी चीज़ें मुझे खुद पता चली हैं क्योंकि मुझे पता नहीं थी, और जो देखने वाले हैं ऑफ कोर्स उनको भी उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। तो प्लीज़ जो देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड फैमिली से, ताकि उनको भी ये नॉलेज पता चले जो इस वक्त सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए एयरबीएनबी के हवाले से। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे दोबारा मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ ऑन जीसीसी रियल एस्टेट। थैंक यू मोहसिन भाई। थैंक यू। जी भाई।